हम एक आलीशान कोठी के दरवाजे पर पहुंचे। कोठी क्या पूरा महल था। न जाने क्यों मुझे लगा कि वो धीरेंद्र शुक्ला की कोठी है, लेकिन मैंने विशाल गुप्ता से पूछने की कोशिश न की क्योंकि ये मुनासिब न था। अगर वाकई वो शुक्ला की रिहाइशगाह थी तो थोड़ी देर बाद हकीकत सामने आ जाती। दावत का एहतमाम कोठी के सब्जाजार में किया गया था। शंकर लोग पार्किंग में ही रुक गए थे। मैं विशाल गुप्ता के हमरा अंदर आ गया। सुर्ख बजरी की रविश पर सब्जाजार के बिल्कुल आगाज में वॉक थ्रू गेट, ऐसा दरवाजा जिसमें मेटल डिटेक्टर लगा होता है, रखा हुआ था। वहीं एक जानिब बड़ी मेज रखी थी जिस पर तमाम मेहमान अपना असलहा वगैरह रखवा रहे थे। ये मंजर भी मेरे अंदाजे को तकवीत दे गया था कि वो धीरेंद्र शुक्ला की ही रिहाइश थी। पिस्तौल जमा करवा के मैंने टोकन लिए और विशाल गुप्ता के अकब में चलता हुआ अंदर पहुंच गया। ये एक मखलूत तकरीब थी। मेहमानों की आमद जारी थी। मैं आदत के बरखिलाफ लड़कियों को ताड़ने लगा। मुमकिन था कि परमा अंसारी दिखाई दे जाती, मगर वहाँ एक दो लड़कियां ही नजर आई थीं। उनकी उम्र भी मेरे अंदाजे में परमा अंसारी से ज्यादा थी और शक्ल भी अंसारी साहब के बताए हुए हुलिये से काफी मुख्तलिफ। एक लड़की के बाल काफी लंबे और आंखें मोटी थीं। दूसरे गहरे सांवले रंग की थी, जबकि तीसरी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा था। विशाल गुप्ता मुख्तलिफ लोगों से अलग सलग करने लगा। मैं आंखों पर काली ऐनक चढ़ाए उसके अकब में चलता रहा। उसका बड़ा भाई राजपूत दादा भी वहाँ आया हुआ था। अचानक लोगों में हलचल मची। मुड़कर देखने पर लॉरा ब्राउन नजर आई। आज तकरीब की मुनासिबत से उसने खूबसूरत लिबास से तन किया हुआ था। अब मैं तो उस लिबास का नाम ही नहीं जानता। मैं सिर्फ शलवार कमीज, साड़ी और पतलून कोट का नाम जानता हूँ। सफेद रंग का जिस्म से चिपका हुआ ऐसा लिबास जिसका गला इतना खुला हो कि औरत के अंदरूनी लिबास की झलक नजर आए। कमर पर सिर्फ दो तस्मानुमा लड़ियां जो लिबास को नीचे गिरने से बचाने के लिए सहारा दें, और कमर वहां तक बरहना कि उससे आगे खतरे की हुदूद शुरू हो जाती हो। एक टांग रान से थोड़ा ऊपर तक उरियां और दूसरे घुटने से नीचे तक ढकी हो। बाजू का कपड़ा कलाइयों तक आए, मगर ऐसा बारीक और चिपका हो कि न तो बाजू की हैयत छुपाए और न रंगत। बहरहाल लिबास का नाम न जानने की वजह से मुझे इतनी वजाहत करना पड़ी। काफी लोग उसके हाथ की नरमी जानने को करीब सिमट गए थे। मुतबस्सम चेहरे के साथ हर मिलने वाले से मुसाफा करते उसने एक सोफे पर नशिस्त संभाल ली। इस इकट्ठ में चंद ऐसे भी थे जिन्होंने उसे बिल्कुल अहमियत नहीं दी थी। इनमें एक राजपूत दादा भी था कि एक सोफे पर बैठा शराब से शुगल कर रहा था। विशाल अलबत्ता उसके सामने बिछा बिछा जा रहा था। सबसे आखिर में मनहूस शक्ल शुक्ला की आमद हुई। उसके पहलू में चलने वाली लड़की को देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। ये धड़कना खुदा न खास्ता मोहब्बत या उसकी शक्ल से मुतासिर होने की वजह से नहीं था, बल्कि अपना हदफ मिलने की खुशी थी। म्याना कामत, सांचे में ढला मुतनासिब बदन, कंधों को छूते सुनहरी बाल, मासूम चेहरा, आंखों में दुनिया जहान की शोखी, होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फेरे वो सचमुच परी लग रही थी। वो इंतहा की खूबसूरत नहीं थी, मगर बेपनाह मोहनी जरूर थी। ऐसी लड़की जिसे देखकर बेसाख्ता प्यारा जाए। मैं फौरन ही परमा अंसारी को पहचान गया था। उसका लिबास भी लॉरा ब्राउन से कम नहीं था। आधी रानों तक आता हुआ स्कर्ट, कमर का बालिश्त भर का इलाका कपड़े से बेनियाज और बालाई जिस्म पर खुले गले और बगैर बाजुओं के चोली। गोरे बाजू बिल्कुल उरियां थे। चेहरे की सफेदी में सुर्खी नुमायां थी। यकीनन इमारत हुस्न को निखारने में अहम किरदार अदा करती है। शुक्ला के पहलू में चलते हुए वो यूं लग रही थी जैसे जराफे के साथ हिरनी। उसने शुक्ला के साथ ही नशिस्त संभाल ली। लॉरा ब्राउन ने करीब आकर शुक्ला से मुसाफा किया, परमा को गले से लगाकर माथे और गालों पर प्यार दिया और साथ ही बैठ गई। मैं दाएं बाएं का जायजा लेने लगा कि शुक्ला को वहीं कत्ल करके अगर परमा को अगवा कर लूं, मगर फिर मुझे अपनी सोच पर हंसी आई। पूरी इमारत में जाबजा मुसल्ला कमांडोज यूं फिर रहे थे जैसे एटमी प्लांट की हिफाजत पर चाको चौबंद फौजी दस्ते होते हैं। मैंने कोठी से बाहर निगाह दौड़ाई। गो रात का वक्त था, मगर तेज रोशनी की वजह से दूर तक इमारत की निशानदही हो रही थी। अलबत्ता रात की वजह से कोई ऐसी मुनासिब जगह नजर न आई जहां दूर से शुक्ला को निशाना बनाना मुमकिन होता। शायद दिन को कोई ऐसी इमारत नजर आ जाती। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। हाजरीन के चेहरों पर खुशी की चमक थी। अचानक कोई करीब आकर खनकारा। सर घुमाने पर मुझे मजबूत जिस्म का जवान नजर आया जिसकी उकाबी निगाहें मुखालिफ के बदन को छेदती महसूस होती। उसने हाथ मुसाफे को बढ़ाया। तुम शायद विशाल गुप्ता के मुहाफिज हो। मैंने हाथ थामते हुए असबात में सर हिला दिया। उसने हाथ की गिरफ्त मजबूत की। यकीनन उसका हाथ काफी सख्त और ताकतवर था, मगर उसकी बदकिस्मती की अमली जिंदगी में सख्त हालात की चक्की में पिसे हुए स्नाइपर पर धाक बिठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जवाबी जोर आजमाई की बजाय बस दिफाई अंदाज में हाथ को उतना सख्त किया ताकि उसे पता चल जाए कि किसी अनाड़ी का हाथ नहीं दबा रहे। उसने जहरीले लहजे में सरगोशी की। वो शुक्ला साहब की नवासी है।
जानते हो, पिछले हफ्ते मेडिकल के एक तालिब इल्म को सड़क किनारे रोककर एक आंख से महरूम कर दिया गया था क्योंकि उसने राजकुमारी परमा की तंबीह पर उन्हें घूरना नहीं छोड़ा था। अब सुना है उसने वो कॉलेज ही छोड़ दिया है। एकदम मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुमकिन नहीं होता। शुक्ला की हैसियत जंगल के बादशाह शेर की बजाय डायनासोर की सी थी। मेरे जैसे मामूली हैसियत के आदमी का कत्ल तो इसके नजदीक चूंटी मसलने से भी आसान था। शायद उसकी ईमा पर खुद विशाल गुप्ता मेरी छाती में गोली ठोंकना सादत समझता। मैंने फौरन शर्मिंदगी जाहिर की। शुक्रिया दोस्त, यकीनन आप मेरी हिमाकत को माफ करने में फराख दिली से काम लेंगे। मेरे मुदाफियाना लहजे ने उसके होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी। मेरा हाथ आजाद करते हुए वो नर्म लहजे में बोला, शाबाश, समझदार हो, लंबी जिंदगी गुजारोगे। मैंने मजाहिया अंदाज अपनाया। इस गोरी को देखने पर तो पाबंदी नहीं है ना बॉस? वो इत्मीनान से बोला, जब तक राजकुमारी परमा के साथ बैठी है सब्र करो, उसके बाद घूरना तो क्या, कहीं भगा के ले जाना। शुक्रिया बॉस कहकर मैंने अपना रुख परमा की जानिब से मोड़ लिया। मर्द हजरात यकीनन पहले से परमा बीबी से वाकिफ थे कि कोई उसे घूरने की हिम्मत नहीं जता रहा था। धीरेंद्र शुक्ला ऐसी बला का नाम नहीं था कि कोई उससे मुखासमत मोल लेने की जुर्रत करता। खाना शुरू हुआ। सब लोग लवाजमात से सजे तवील और वसीओ अरीज दस्तरखान की तरफ बढ़ गए जो कई मेजों को जोड़कर बनाया गया था। इतने किस्म के खानों की बहुतात थी कि तमाम किस्मों को चखने वाले का पेट भी भर जाता। मेरे जैसे मुहाफिज बस अपने आका का दुमछल्ला बने चाको चौबंद और चौकस रहने की अदाकारी कर रहे थे। ऐसी महफिल में बॉस लोगों को क्या खतरा दरपेश हो सकता था। दावते तो आम के बाद महफिल मौसीकी शुरू हुई। गाने के साथ नाचने वालियों का भी बंदोबस्त था। लॉरा ब्राउन धीरेंद्र शुक्ला के पहलू में बैठकर सर जोड़े मसरूफे गुफ्तगू रही। यकीनन उसकी आमद का मकसद शुर्ब-ओ-तआम से ज्यादा सौदेबाजी से था। धीरेंद्र शुक्ला को राजी करके वो हथियारों की बहुत बड़ी मांग हासिल कर सकती थी। कसीर फौज के लिए बड़े अदद की गिनती के हथियार दरकार हो सकते थे। फौज के अलावा शुक्ला के दहशतगर्दों से भी ताल्लुकात थे और फी जमाना स्नाइपर राइफलें तो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करने लगे हैं। अफगान सरहद पर पाक आर्मी के खिलाफ दहशतगर्दों के काफी स्नाइपर सरगर्म अमल हैं। परमा अंसारी ज्यादा देर नहीं बैठी थी और शुक्ला से इजाजत लेकर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। उसके साथ ही 4-5 चुस्तो चालाक कमांडो थोड़ा सा फासला रखकर उसके पीछे चल पड़े। अगर घर के अंदर उसकी हिफाजत का ये एहतमाम था तो घर से बाहर क्या हालत होना थी। अंसारी साहब ने सही मुसीबत में फंसा दिया था। महफिल मौसीकी रात गए तक जारी रही। इस दौरान शुक्ला और लॉरा भी सर जोड़े मसरूफे गुफ्तगू नजर आए। मैं इतना दूर था कि उनके माबैन होने वाली गुफ्तगू का अंदाजा भी नहीं कर सकता था। और फिर शायद उनके दरमियान कुछ तय हो गया कि शुक्ला ने लॉरा से अलविदाई मुसाफा किया और अंदरूनी इमारत की तरफ चल पड़ा। मुहाफिजों ने उसे दाएं बाएं अकब और सामने से घेर लिया था। वो मखसूस फासला रखे आगे बढ़ते रहे। फौजी जर्नैल यूं भी इस पजीराई के आदी होते हैं और वो तो जर्नैल के साथ और भी बहुत कुछ था। ताकत और इख्तियार इंसान से बहुत से वो काम भी करवा देते हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। ये इख्तियार ही तो था जिसने फिरौन और नमरूद से खुदाई का दावा करवाया, शद्दाद को खुदा के मुकाबले में जन्नत बनाने पर उकसाया, अब्रहा को खाना काबा पर हमला करने का हौसला दिया, अबू जहल को कुफ्र पर साबित कदम रखा, किसरा परवेज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक को चाक करने की तरगीब दी, यजीद बदबख्त को जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने पर जरी किया, तैमूर लंग को मुसलमान सालार यल्दरम के खिलाफ मैदान में उतरने पर मजबूर किया, सलमान बिन अब्दुल मलिक से मोहम्मद बिन कासिम जैसे मुजाहिद की फांसी का हुक्मनामा जारी करवाया, अबू जाफर मंसूर से इमाम अबू हनीफा जैसे वलीउल्लाह को कैदोबंद की सौबतों में मुब्तला करके जहर देने का गुनाह करवाया। यही तो ताकत और इख्तियार की सबसे बड़ी खामी है कि इंसान से इंसानियत छीन कर खुदा बनने की अहमकाना सोच अता करती है। और जब मालिक हकीकी ढीली रस्सी खींचता है तो इंसान के पास पछताने की मोहलत भी नहीं होती। लॉरा ब्राउन ने भी धीरेंद्र के उठते ही जाने को पर तोले। विशाल गुप्ता भी शायद उसी के इंतजार में था। तेज कदमों से उसके पीछे चल पड़ा। मैं भागकर उसके करीब पहुंच गया था। वॉक थ्रू गेट पर खड़े एक मुहाफिज ने उसे कोई पैगाम दिया। मुझे वहीं रुकने का इशारा करके वो बोला, मैं शुक्ला से मिलकर आता हूँ। और उसने हसरत भरी निगाह लॉरा ब्राउन की शफाफ कमर पर डाली और अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। मेरा दिल चाहा पिस्तौल उठाकर उसके पीछे चल दूं, लेकिन शुक्ला के मुहाफिजों की कड़ी नजरें मुझ पर गड़ी थीं। यकीनन वो मुझे अंदरूनी इमारत की तरफ जाने की इजाजत न देते। विशाल गुप्ता ने ज्यादा देर नहीं लगाई थी। 15-20 मिनट बाद वो बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद हम कार में बैठकर ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। वो सारे रास्ते खामोश रहा, मगर जैसे ही उसे उतारने के लिए कार रोकी, संजीदा लहजे में बोला, कार पार्क करके मेरे कमरे में आ जाओ।
जी बॉस कहकर मैंने कार आगे बढ़ा ली। वो तीनों जीप पार करके मेरे मुंतजिर खड़े थे। एक झड़प में हमारे फासले सिमट गए थे। कार रोक कर मैं उनके पास पहुंचा। आप लोग चलो, मुझे बॉस ने बुलाया है। वो सर हिलाते हुए अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। मैं विशाल गुप्ता की रिहाइश गाह की तरफ बढ़ गया। वो ड्राइंग रूम में नजर न आया। उससे मुत्तसिल 2 ख्वाबगाहें थीं। एक विशाल के इस्तेमाल में रहती जबकि दूसरी खाली पड़ी रहती। यकीनन वो किसी खुसूसी मेहमान के लिए बनाई गई थी। वो अपनी ख्वाबगाह में था। दस्तक के जवाब में उसकी आ जाओ सुनाई दी। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने दावत दी, बैठो। मैंने खामोशी से नशिस्त संभाल ली। वो गहरी सोच में खोया ग्लास से घूंट घूंट करके जहर मेदे में उतारता रहा। मैं खामोशी से उसके बोलने का मुंतजिर था। लम्हाती खामोशी को तोड़ते हुए उसकी गंभीर आवाज उभरी। एक अहम काम के लिए मुझे ऐसे बंदे की जरूरत है जो राजदारी बरतना जानता हो। मैं मोहतात अंदाज में बोला, बॉस सिर्फ राजदारी रखने से तो बात नहीं बनेगी, मसला तो अहम काम की तकमील से हल होगा ना। उसने तरगीब दी, तुम दौलतमंद बनना चाहते हो ना, और ख्वाहिशात की तकमील कुर्बानी मांगती है। मैं साफ गोई से बोला, कुर्बानी का तायुन करेंगे तो कुछ तय कर सकूंगा। वो बोला, किसी पर गोली चलाने का कहूं तो क्या जवाब मिलेगा? मैंने कहा, बेगुनाह आदमी को मारना इतना आसान नहीं होता बॉस। ऐसी दौलत भला कब सुकून देगी जो किसी की चिता जला कर हासिल की हो। उसने फलसफा झाड़ा, अखलाकियात का वजन बहुत ज्यादा होता है संदीप, इन्हें उठाकर तरक्की और बुलंदी की मनाजिल तय नहीं की जा सकती। और याद रखो, ज़मीर ऐसी रस्सी है जो हमेशा तुम्हें गुर्बत के खूंटे से बांध कर रखेगी। पुण्य और पाप फकत कमजोरों और निखट्टुओं के हीले होते हैं, वरना इंसान की पहली तरजीह अपनी जात होती है। न जाने वो क्या काम लेना चाहता था। अगर किसी बेगुनाह के कत्ल का कहता तो मैं बाद में इनकार भी कर सकता था। मैंने कौन सा हमेशा वहीं रहना था। अलबत्ता जब तक था उसकी हाँ में हाँ मिलाने में ही बेहतरी थी। ये भी मुमकिन था कि उसका हदफ मेरा भी दुश्मन होता। मैंने 2-3 लम्हे सोचने की अदाकारी की और फिर काम का पूछने की बजाय इनाम के बारे में जानने की जुस्तजू की, जो पूछना मेरे किरदार से ज्यादा मेल खाता था। मैंने पूछा, कितनी दौलत मिलेगी? खुशी से चहकते हुए उसने कहा, शाबाश, ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। दाएं हाथ की 5 उंगलियां उठाकर बोला, 10 लाख। मैंने एक साथ 2 सवाल पूछे, किसे कत्ल करना है और क्या गोली चलाने के बाद मेरे बचने की उम्मीद होगी? वो बोला, 1.5 किलोमीटर के फासले से गोली चलाने वाले को क्या खतरा हो सकता है? उसने हदफ का नाम जाहिर नहीं किया था। मैं चौंक गया। अपने शक को हैरानी में ढालते हुए पूछा, इतने लंबे फासले से मैं गोली कैसे चलाऊंगा? वो हंसा, भूल गए कल गोरी हसीना ने कितनी आसानी से 1500 मीटर के फासले से छोटे से हदफ को निशाना बनाया था। मैंने मसनूई बेबसी जाहिर की, बॉस वो पेशावर निशानेबाज है और मैं बस पिस्तौल चला लेता हूँ। वो बोला, राजीव तुम्हारी निशानेबाजी की तारीफ कर रहा था, यकीनन तुम राइफल भी आसानी से चला लोगे। मैंने दिलचस्पी से पूछा, सिखाएगा कौन? वो चहका, सिखाने वाले का नाम जानकर शायद तुम खुशी से फट जाओ। उलझनामेज अंदाज में सर खुजाते हुए मैं उसे घूरता रह गया। मुझे खामोश पाकर उसने तजस्सुस खत्म किया। कैप्टन लॉरा ब्राउन का शागिर्द बनने में कोई एतराज तो नहीं होगा? मैं हकीकतन उछल पड़ा। वो गोरी बॉस? विशाल गुप्ता ने बुलंदो बांग कहा उछाला, गोया तुम भी घायल हो चुके हो। मैं नफी में सर हिलाते हुए मतलब के मौजू पर आया, बॉस शुक्ला साहब के पहलू में बैठी हुई नौजवान हसीना कौन थी? उसने एकदम होंठों पर उंगली रखते हुए घबराए हुए अंदाज में कहा, चुप, दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ न सुनूं। मैंने हकलाने की अदाकारी की, क्षमा चाहता हूँ बॉस। विशाल बोला, बेवकूफ, वो धीरेंद्र शुक्ला की नवासी राजकुमारी परमा शुक्ला है। उसे घूरने वाले की आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसके बारे में बोलने वाले की जबान काट दी जाती है और उसे सोचने वाले का सर सलामत नहीं रहता। पहली और आखिरी बार तंबीह कर रहा हूँ, दोबारा तुम्हारे मुंह से उसका नाम न सुनूं। मैंने नदामत जाहिर करने में देर न लगाई, माफी चाहता हूँ बॉस। वो मौजू की तरफ पलटा, तो तैयार हो? मैंने कहा, आपने हदफ का नहीं बताया। उसने शर्त की पेशकश की, पहले निशानेबाजी का इम्तिहान तो पास कर लो। मैंने कहा, भगवान ने चाहा तो आपको मायूस नहीं करूंगा। उसने फलसफा बघारा, हमारे काम में भगवान का नाम लेना अच्छा शगुन नहीं होता, हम बस उसे मानते हैं। उसके मानने में सरासर हमारा घाटा है और घाटे का सौदा कौन करता है? मैंने पूछा, मेरी तरबियत कब शुरू होगी? उसकी कुफरिया गुफ्तगू पर तबसरा करने की हिम्मत नहीं थी। भगवान हो, गॉड हो, खुदा हो या अल्लाह, सबका इशारा उसी ताकत और जात की तरफ है जिसके इरादे और मशीयत के सामने न तो कोई तदबीर काम आती है और ना इख्तियारात और ताकत। ये और बात कि वो हलीम है, मोहलत देता है, गफूर है, माफ कर देता है, सबूर है, ढील देता है, करीम है, करम फरमाता है, रहीम है, मौका देता है।
जज्बात वगैरह से मगलूब नहीं होता कि इश्तियाल में आकर बड़ी बड़ी बातें करने को उसी वक्त पकड़ ले। उसने मानी खेज लहजे में पूछा, बड़ी जल्दी है? मैंने अस्बात में सर हिलाते हुए कहा, क्योंकि मजीद गुर्बत बर्दाश्त नहीं होती। वो बोला, फिक्र न करो बालिक, अगर ये काम कामयाबी से कर दिया तो छप्पर फाड़ने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद दौलत की बारिश में नहाते रहोगे। ये कहते हुए उसने गहरा सांस लिया। अब आराम करो, कल या परसों से तुम्हारी तरबियत शुरू हो जाएगी, और यकीनन ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि इस गुफ्तगू तक किसी तीसरे की समातों की रसाई नहीं होनी चाहिए। अस्बात में सर हिलाते हुए मैं कमरे से निकल आया। जी बॉस। थोड़ी देर चहलकदमी करके मैं कमरे में लौट गया। वक्तन फवक्तन मैं इमारत में घूमता रहता था। अब तो इमारत का चप्पा चप्पा अजबर हो गया था। हालात का कुछ पता नहीं था कि कब वहां से भागना पड़ता, और विशाल गुप्ता के पास स्नाइपर राइफलें देखकर भी मेरे दिल में चोर पैदा हो गया था। जरूरत पड़ने पर वहां से स्नाइपर राइफल हासिल की जा सकती थी। शंकर मेरे इंतजार में जाग रहा था। बोला, काफी देर लगा दी, कोई खास बात थी क्या? उसने मेरे बैठने का इंतजार नहीं किया था। बिस्तर संभालते हुए मैंने पहले से सोचा हुआ जवाब उगला, बॉस चाहते हैं मैं मजीद तरबियत हासिल करूं। जिस्मानी दाव पेच के साथ वो मुझे हर किस्म के हथियार चलाना भी सिखाना चाहते हैं। वो समझदारी से बोला, लाजमी बात है, अपने खुसूसी मुहाफिज की तरबियत पर उन्होंने तवज्जो तो देनी है। मैंने कहा, चलो थक गया हूँ यार, सोते हैं। उसके मजीद सवालों से बचने को मैंने जमाई लेते हुए करवट तब्दील की। उसने चुप रहकर मेरी खामोश तायद की। अगले दिन नाश्ता करके थोड़ी देर बाद ही विशाल गुप्ता का बुलावा आ गया था। मेरे पहुंचने पर बगैर तमहीद बांधे मुझे किसी खास जगह जाने का मुजदा सुनाया। मजीद हिदायत उसने मोबाइल फोन पर देने का इंदिया देकर तैयार होने का हुक्म सुना दिया। अपना मुख्तसर सा सामान लपेटकर मैंने सफरी झोले में डाला और जाने को तैयार हो गया। शंकर लोगों को मैंने तरबियत वाली कहानी दोहरा कर मुतमईन कर दिया था। थोड़ी देर बाद मैं राजीव के साथ अनजान मंजिल की जानिब गामजन हो गया। रास्ते में राजीव आम गुफ्तगू करता रहा। मेरे जाने के मकसद और काम वगैरह के बारे में उसने तजस्सुस जाहिर नहीं किया था। घंटे डेढ़ के बाद हम ज्यादा भीड़ से निकलकर मज़ाफात जाने वाली सड़क पर रवां दवां थे। मैं मुंबई शहर के रास्तों से बिल्कुल नावाकिफ था। बस जितना कुछ अंसारी साहब ने नक्शों की मदद से समझाया था वही जहन में था, और नक्शों की मदद से किसी इलाके से खातिर खा वाकफियत हासिल नहीं की जा सकती। राजीव से भी ज्यादा नहीं पूछ सकता था कि उसके तई मैं मुंबई का ही बाशिंदा था। ज्यादा मुश्किल मुझे बातचीत के वक्त पेश आती थी कि हिंदी और उर्दू की असल एक सही बोलचाल में काफी फर्क है। रोजमर्रा के आम अल्फाज जो कोई और बोले तो हम बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, मगर अपनी जबान में रवानी से बोलना काफी दुश्वार था। जासूस बनना इतना मुश्किल होगा ये मुझे अब पता चल रहा था। जंगलों बयाबानों में भी एक स्नाइपर हर लम्हा खतरे की जद में रहता है, मगर यहाँ दुगना खतरा महसूस हो रहा था। राज फाश हो जाने के बाद बचने की उम्मीद 0% भी नहीं थी। इत्तेफाक से विशाल गुप्ता का सहारा मिल गया था, वरना मैं अब तक अंधेरे में ही टामक टोइयां मार रहा था। इंसान के मंसूबे और तदाबीर हमेशा पाया तकमील को नहीं पहुंचती। कभी मकसद को दरमियान में छोड़ना पड़ता है, और कभी अल्लाह पाक अपनी कुदरत से ऐसी आसानियां फरमा देता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मुझे धीरेंद्र शुक्ला और परमा अंसारी की तलाश के बाद सबसे मुश्किल काम किसी म्यारी स्नाइपर राइफल की तलाश का लग रहा था, और अल्लाह पाक ने ऐसी आसानी फरमाई कि न सिर्फ मैं शुक्ला के ठिकाने तक पहुंच गया, बल्कि मुझे स्नाइपर राइफल तक भी रसाई हो गई थी। और सोने पे सुहागा के दुश्मन खुद मेरी तरबियत पर कमर बस्ता था। मैं अब जल्द से जल्द निशानेबाजी की तरबियत मुकम्मल करके विशाल गुप्ता का मकसद जानने का ख्वाह था। जहां तक मेरा अंदाजा था उसका काम मंसूबा साज धीरेंद्र शुक्ला ही था। अलबत्ता बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी हदफ के बारे में अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। मजीद आध पौन घंटे के सफर के बाद हम एक डेरे यानी फार्म हाउस के पास पहुंच गए। काफी वसी और कुशादा इमारत थी। इर्द गिर्द सरसब्ज खेत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। मुंबई शहर की ऊंची इमारतों, शहर की भीड़, शोर शराबे वगैरह से दूर एक पुरफजा मकाम था। मुंबई आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है, और इतनी बड़ी आबादी में शहर की फजा का क्या हाल होगा इसका अंदाजा करने को यकीनन अक्ल कुल होना जरूरी नहीं। दाखिली दरवाजे पर कार रोक कर राजीव ने कहा, अपन साला यहाँ से वापस जाएगा। चौकीदार बाहर निकल आया था। राजीव को देखकर उसने शिनासाई का इजहार किया था। कार से निकलकर राजीव ने मौनिका करते हुए मेरा तारुफ करवाया। संदीप बाबू के बारे में तुम्हें बॉस का हुक्म मिल चुका होगा। चौकीदार ने अस्बात में सर हिलाते हुए मुझसे मुसाफा किया और राजीव से खाने पीने की बाबत पूछने लगा। राजीव नफी में सर हिलाकर कार में घुसा और हाथ लहराता हुआ वापस मुड़ गया।
मैं चौकीदार की मैयत में अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया जो दरवाजे से काफी फासले पर बनी थी। वहां तक खूबसूरत ईंटों की रविश बनी थी जिसके जवानिब में फूलों की क्यारियां बनी हुई थी। डेरे की 4 दीवारी 4 फुट से बुलंद नहीं थी, अलबत्ता उसके ऊपर मजीद 3 फुट तक कांटेदार तार ऐसी लगाई गई थी कि तार काटे बगैर अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था। डेरे का अहाता 8-10 एकड़ के बकदर तो जरूर होगा। एक कोने में खूबसूरत और जदीद तर्ज की रिहाइश गाह बनी थी जिसके बगल में स्विमिंग पूल था। रिहायशी इमारत और बैरूनी दीवार के साथ चौड़ा गिराज बना था जिसमें 6-7 कारें एक साथ खड़ी की जा सकती थी। गिराज में उस वक्त 2 कीमती कारें नजर आ रही थीं। रिहायशी इमारत के करीब एक और मुलाजिम नजर आया। चौकीदार मुझे उसके हवाले करके वापस पलट गया। रिहायशी इमारत में दाखिल होते ही एक खुला सा हॉल नजर आया जिसके एक कोने में बावर्ची खाना था। दरमियान में 4 सोफा सेट आमने सामने रख कर ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी। चारों दीवारों के साथ बड़ी स्क्रीन की LEDs नजर आ रही थी ताकि किसी सोफा नशीन को दाएं बाएं देखने की जहमत न करना पड़े। बावर्ची खाने की मुखालिफ दीवार के साथ चंद कमरे बने थे और उनके साथ दूसरी मंजिल के लिए ऊपर सीढ़ियां जा रही थीं। ड्राइंग रूम में लॉरा ब्राउन को मेज पर पांव रखकर टीवी घूरते देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझ पर सरसरी नजर डालकर वो टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे रही। उसके अंदाज़ो अतवार में हुक्मरान कौम से होने का फख्र और गुरूर शिद्दत से उबल रहा था। सोने पर सुहागा के वो सिन्फ नाजुक भी थी और ऐसी आजाद ख्याल औरतों का नाज नखरा न करना बायसे हैरानी और ताज्जुब तो हो सकता है, नाजो अदा दिखलाना अजीब नहीं होता। हर खूबसूरत बेहिजाब औरत चाहे जाने की मुतमन्नी होती है बल्कि उसे पैदाइशी हक समझती है। और खैर से मर्द हजरात भी ऐसे कदर नाशनास नहीं होते कि उन्हें मायूस करें। ये लहदाबाद के सिन्फ नाजुक ही घास डालने पर राजी नहीं होती। मैंने अज खुद तारुफ की कोशिश न की कि मुझे उसकी जरूरत थी न हाजत। उधेड़ उमर मुलाजिम से अपने कमरे के बारे में रहनुमाई लेकर मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल पर एक खूबसूरत ख्वाबगाह मेरी मुंतजिर थी जिसकी खिड़की से डेरे से बाहर का इलाका भी दूर दूर तक नजर आता था। जूते उतार कर मैं बिस्तर पर लंबा पड़ गया। जब तक विशाल गुप्ता की तरफ से कोई हिदायत न मिलती मुझे अज खुद अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं थी।